हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित विषय के बारे में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक समस्त विषय मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आपको 2-3 वीडियो पढ़ने के बाद, 2-3 वीडियो देखने के बाद कोई फीस पे करनी है। चलिए आज शुरुआत करते हैं सरल रेखाओं के बारे में। एक बहुत ही प्यारा सा अध्याय है, बहुत बढ़िया इसमें आपको चीज़ें देखने को मिली है, आगे भी मिलेगी। इस अध्याय में हम लोगों ने ज्यामिति पढ़ना शुरू की थी और ज्यामिति में आपको बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है कक्षा 12वीं में। आप 12वीं में कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस के अंदर ज्यामिति का बहुत प्रयोग है। आप 12वीं में कैलकुलस का सबसे आखिरी टॉपिक या समाकलन के अंदर एक भाग पढ़ेंगे जहां हम क्षेत्रफल निकालेंगे, वहां इसकी काफ़ी आवश्यकता है। तो ये चैप्टर काफ़ी उपयोगी है और समझने के लिए भी अच्छा है। आपको इसके भौतिक में भी बहुत सारे समीकरण काम देते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ी है। हालांकि हमने सभी की एक एक चीज़ पढ़ी है। चलिए शुरुआत करते हैं सरल रेखाओं के बारे में और वन बाय वन आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके बहुत सारे एमसीक्यू, जब तक हम एमसीक्यू खत्म करेंगे आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। चलिए, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, आपको हर चीज़ समझाई जाएगी इसी लेक्चर के अंदर। पहला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा, निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई के अंतःखंड काटने वाली रेखा की प्रवणता कितनी है। बराबर लंबाई के अंतःखंड काटने वाली रेखा का मतलब है कि अगर कोई रेखा ऐसी है तो वो निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है। बराबर लंबाई का अंतःखंड मतलब, जैसे मान लीजिए अगर इसने यहां से यहां ए लंबाई का अंतःखंड काटा है तो यहां से यहां भी वो ए लंबाई का अंतःखंड काटेगी, ऐसी रेखा निकल जाएगी। तो ये हुआ a,0, ये 0,a। अब यहां आपसे पूछा जाए कि अगर ये बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है तो सबसे पहले रेखा का समीकरण निकाल लें। समीकरण निकालने के बाद अंतःखंड निकालना या फिर प्रवणता निकालना ठीक है। क्या मैं यहां पर अंतःखंड रूप का प्रयोग कर लूं? अंतःखंड रूप का मतलब क्या होता है कि जो x, जहां पर x अक्ष को काटता है, x बटा वो बिंदु, y बटा ये बिंदु बराबर एक, रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में होता है। तो ये हुआ x प्लस वाई बराबर a। अब अगर किसी भी रेखा का समीकरण ऐसे दिया है तो उसकी प्रवणता निकालने का सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? जो संख्या x के आगे लिखी है, यहां 1 लिखा हुआ है, जो संख्या y के आगे लिखी है यहां -1 लिखा, यहां भी 1 लिखा हुआ है, दोनों को भाग देकर -1 लगा दो या माइनस चिन्ह लगा दो तो -1। इस तरह की रेखा की प्रवणता कितनी होगी? -1 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है या क में है। इसे दूसरी तरीके से भी देख सकते थे, यहां हमें समीकरण निकालने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा था कि ये दोनों अंतःखंड बराबर है। अगर ये दोनों अंतःखंड बराबर है तो आपको ये वाली लंबाई निकालनी है या ये वाला कोण निकालना था। अगर पता है कि अगर ये दोनों अंतःखंड बराबर है, ये समकोण त्रिभुज है, तो ये 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ये 135 डिग्री का कोण होना चाहिए। अब इसकी जो प्रवणता है वो होती है tan थीटा। थीटा मतलब धनात्मक x अक्ष के साथ बनाया गया कोण। तो m का मान tan 135 डिग्री, सो इट शुड बी -1। दोनों विकल्प आपके सामने हैं, आप दोनों को चेक करके देख सकते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। हालांकि दोनों सही है, या कौन सा तरीका आपको सिंपल लगता है, कौन सा कठिन लगता है। प्रश्न नंबर 1 समाप्त। 2, यदि बिंदुओं a तथा b के निर्देशांक क्रमशः 3,3, 7,6 हो तो रेखा AB के अक्षों के बीच काटे गए भाग की लंबाई कितनी होगी। अब आपको एक अलग तरह का सवाल है, ऐसा सवाल हम लोगों ने कहीं आपकी बुक के अंदर नहीं किया, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला। सवाल ऐसा है कि एक रेखा है जो इन दो बिंदुओं से गुजर रही है, 3,3 और 7,6, है ना। तो एक रफ फोटो बनाने की बात कर लेते हैं अपन। रफ फोटो मतलब जैसे मान लीजिए 3,3 होगा, ठीक है, और ये 7,6 अपन कहीं यहाँ मान लेते हैं, 3,3 और 7,6 मान लेते हैं अपन यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा गुजरेगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि ये 3,3 से रेखा गुजरी, 7,6 से रेखा गुजरी, इसने निर्देशांक अक्षों को दो बिंदुओं पर काटा, यहां पर और यहां पर। तो ये जो अक्ष की लंबाई है ये कितनी है, ये आपका प्रश्न है। इन दोनों अक्षों की लंबाई का योग कितना है, ठीक है। अच्छा ये नहीं काटे गए, अच्छा निर्देशांक अक्षों के बीच काटे गए लंबाई के भाग
मतलब आपको ये वाला भाग निकालना है। अगर ये बिंदु O है, अगर ये बिंदु A पर काटती है, अगर ये बिंदु B पर काटती है, सो वी हैव टू फाइंड आउट AB। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमें AB निकालना है। तो AB निकालने का तरीका सिंपल है। आप त्रिभुज को देखोगे तो यहां एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है OAB, और OAB जो त्रिभुज है या ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ये निकालना बड़ी बात नहीं है अगर मुझे OA और OB मिल जाए। OA और OB क्या है? अंतःखंड है। क्या अंतःखंड है? इस रेखा के द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की जो लंबाई है वो OA और AB है, OB है। सो क्या मैं ये अंतःखंड निकाल सकता हूं? हाँ, अगर रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में मिल जाए तो। रेखा का समीकरण अंतःखंड रूप में मिल जाए तो निकाल सकते हैं, नहीं मिलेगा तो कन्वर्ट कर सकते हैं। एक रेखा के समीकरण को, एक समीकरण को दूसरे समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमने इसका समीकरण निकाल लिया, जिस भी रूप में निकाला हम अंतःखंड रूप में उसे बदल सकते हैं। अब इसका समीकरण निकालना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रेखा पर 2 बिंदु दिए हैं। तो पहले 2 बिंदु रूप से समीकरण निकाल लिया जाए। क्या मिलेगा? अपन इसे x1 y1 मान लेते हैं। तो y -3, 6 -3, 7 -3 और x -3, ऐसा कुछ है। ये रेखा का समीकरण है, बिल्कुल समीकरण है। तो ये तो मिला y -3, 6 -3 6, और उसके बाद ये 4 और x -3 गुणा कर दो। 4y -12 बराबर 3x -9, या फिर इस 3x को इधर ले आओ या 4y को 9 को उधर लेके चले जाओ। 3x - 4y बराबर 3x - 4y बराबर -12 + 9, ऐसा कुछ। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आई है? अगर ऐसा है तो ये मिला 3x - 4y बराबर -3, 3x + 4y बराबर -3, द फर्स्ट वन केस। सेकेंड, आपने क्या किया, इसे अंतःखंड रूप में बदलना है। तो अंतःखंड रूप में बदलने के लिए आपने पूरे समीकरण को वो जो -3 उधर है उससे भाग दे दिया। तो ये तो बना x बटा -1 प्लस y बटा 3/4 लिख सकते हैं इसको, बराबर 1। इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो संख्या x के आगे लिखी है आप देखोगे कि सर ये तो धनात्मक लंबाई है। ये बिंदु -1,0 कैसे आया, और ये जो बिंदु है वो 0,4/3 कैसे आया। तो मेरा आप लोगों को यहाँ पर एक ही सजेशन है। सजेशन ये है कि ज़रूरी नहीं कि हमने जो फोटो बनाया वो 100% सही है। हो सकता है ये y अक्ष इधर हो, है ना, हो सकता है x अक्ष थोड़ा नीचे, हो सकता है रेखा थोड़ी इधर हो, है ना, y वाला भाग धनात्मक आ रहा है तो हो सकता है रेखा थोड़ी इधर हो, ये होने के चांसेस है। तो हमें x अंतःखंड और y अंतःखंड मिले। क्या हम ये लंबाई बोल सकते हैं? ये लंबाई कितनी है? तो सर ये लंबाई तो 1 है और ये लंबाई 4/3 है। क्या आप मेरी पूरी बात से को समझ सकते हैं? ठीक है, चलो एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। y - y1 7,6, तो 6 - 3 7 - 3 x -3। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा y - 3 तो ये 3/4, 4 को यहाँ गुणा किया तो 4y - 12 3 - 9। तो अगर मैं 3x को y को उधर भेजूंगा, 9 को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा -12 + 9 -3, और आपने पूरे समीकरण को -3 से भाग दिया है। तो क्या मैं AB निकाल सकता हूं? अब AB पाइथागोरस प्रमेय से, वर्गमूल 1 का वर्ग प्लस 4/3 का वर्ग, ऐसा कुछ। और 4/3 नहीं, 3/4। यहां ये जो y के नीचे लिखा होता है ना वही अंतःखंड होता है, तो ये 3/4 है। अगर ये 3/4 है तो ये लंबाई भी 3/4 होगी, 4/3 नहीं, 3/4 और 3/4 का वर्ग, है ना। हम अंतःखंड रूप को ऐसे देखते हैं, x/a प्लस y/b बराबर 1, जहां a जो है वो बिंदु है जहां x अक्ष को रेखा काटती है a,0, y जो है वो बिंदु है जहां y अक्ष को रेखा काटती है 0,b। ठीक, तो अगर इसका हल करोगे तो ये तो मिल जाएगा लघुत्तम लेने के बाद 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बटा, तो 3 का वर्ग 4 का वर्ग तो 5 का वर्ग, तो ये मिलना चाहिए कुल 5/4। क्या 5/4 किसी विकल्प में है? हाँ सर, विकल्प नंबर क में है। तो 5/4 अगर विकल्प नंबर क में है तो हमने क को सही भी लगा दिया। अब आप यहाँ पर एक बात को बड़े प्यार से नोट कर लीजिए
कि इस तरह के सवालों में, ज्यामिति के सवालों में आपको सोचना ज्यादा पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने द्विपद प्रमेय किया था, वहां ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी, एक सूत्र था, उस सूत्र के हिसाब से ही सारे सवाल हल होते थे। मध्य पद निकालना हो, व्यापक पद से निकलेगा, स्वतंत्र पद निकालना हो, एक्स की कोई घात वाला पद निकालना हो, गुणांक निकालना हो, सारे लगभग एक ही चीज से थे। यहां ऐसा नहीं है। आप इस सवाल को अलग अलग एक दो मेथड से और भी कर सकते हो। ज्यामिति में सवाल को हल करने की बहुत ज्यादा मेथड होती है, मतलब चांसेस होते हैं कि ज्यादा तरीकों से ये हल हो जाए। ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हल होगा ही होगा, पर ऐसा चांसेस हमेशा होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फिर अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, यदि रेखाएं समांतर हो तो, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इन दोनों का समीकरण लगभग एक जैसा होना चाहिए, है ना। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई रेखा है y बराबर mx प्लस c, इसके समांतर अगर आपको रेखा चाहिए ना, तो इस रेखा के समांतर रेखा की प्रवणता वही रहती है। प्रवणता का मतलब m। इस रेखा के समीकरण में इसे हम अंतःखंड प्रवणता या बिंदु ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं, प्रवणता अंतःखंड रूप भी कह सकते हो। इस तरह के समीकरण को हम ढाल अंतःखंड रूप कहते हैं, जहां पर हमें रेखा में एक ढाल दी जाती है रेखा की, कि हाँ चलो रेखा की ये ढाल है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है, तो हमें ये कोण दिया जाता है या तो, या इसकी ढाल दी जाती है। अगर ये कोण थीटा है तो m का मतलब tan थीटा होता है, जो किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। और ये जो बिंदु होता है वो 0,c होता है कि ये जो रेखा है वो y अक्ष को कहाँ काटेगी। तो अगर इसके समांतर रेखा चाहिए तो मैं एक ऐसी रेखा लिख सकता हूं जो इसके समांतर है। तो इसके समांतर रेखा में बदलता कुछ नहीं है, कोण तो वही रहता है। समांतर रेखाओं में ये दोनों कोण बराबर रहने चाहिए क्योंकि रेखाएं समांतर है। बस बदल जाएगा c, तो c की जगह c1 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों की प्रवणताएं बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो इस रेखा को ये जो लिखा है ना 2x प्लस 3y बराबर 5, मैं इसे लिख सकता हूं y बराबर -2/3, y बराबर -2/3 x प्लस 5/3। ये रेखा ऐसी है। अगर दोनों की तुलना की जाए तो इस रेखा की जो प्रवणता है वो -2/3 आनी चाहिए, जो कि इस रेखा के बराबर होनी चाहिए। तो m का मान तो -2/3 होना चाहिए। c कुछ भी हो सकता है। इस रेखा के समांतर अगर एक रेखा लिखने की कोशिश करोगे तो y बराबर -2/3x प्लस 1 लिखो यहां, चाहे आप यहां 2 लिखो, चाहे यहां 3 लिखो, चाहे यहां 3000 लिखो, 10,000 लिखो, c का कोई मतलब नहीं है। इसको ज्यामिति से समझ सकते हो कि अगर ये एक रेखा है तो इसके समांतर ऐसी हजारों रेखाएं हो सकती है जो y अक्ष को अलग अलग बिंदु पर काटेगी, लेकिन उनकी प्रवणता तो समान होगी क्योंकि रेखाएं सारी की सारी समांतर है। इसीलिए यहां पर m का मान -2/3 कहना सही होगा, लेकिन c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ग यहां करेक्ट होना चाहिए, जो कि करेक्ट भी है। तो प्रश्न नंबर 3 समाप्त। बात करते हैं चौथे सवाल की। यदि रेखाएं y अक्ष के समांतर हो, ये एक रेखा है, दो रेखा नहीं है, एक ही रेखा है और ये रेखा y अक्ष के समांतर बननी चाहिए। अब देखो यार, अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है ना, y अक्ष के समांतर रेखा होने का मतलब क्या है? y अक्ष के समांतर रेखा होने का मतलब है ऐसी रेखा। अब जैसे मान लीजिए ये बिंदु 1,0 है, ठीक है। तो यहां पर भी 1,2 हो जाएगा, यहां 1,3 हो जाएगा, यहां 1,4 हो जाएगा। मतलब अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो जो x का गुणांक है, जो x का गुणांक है या जो x का मान है वो सदैव स्थिर रहता है। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो x का जो मान है वो सदैव स्थिर रहता है ना। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उस पर x का मान सदैव स्थिर रहता है। वैसे अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस पर y का मान सदैव स्थिर रहता है। इस रेखा पर आप y का मान कुछ भी रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस रेखा पर 1,2 भी है, 2,3 भी है, 3,4 भी है। इस तरह की रेखा को हम लिख सकते हैं x बराबर 1।
क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1, मतलब इस रेखा पर x का मान सदैव 1 है। तो अगर कोई रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी दी हो, अब अगर आपको इसे x बराबर कोई अचर में बदलना हो, अगर इसे आपको x बराबर कोई अचर संख्या में बदलना हो तो y का मान 0 हो जाना चाहिए। यहां से आप दो चीज नोट कर लीजिए, यदि a का मान 0 है तो रेखा y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर, y अक्ष के समांतर है। अगर b का मान 0 है तो रेखा x अक्ष के समांतर है। ऐसा कुछ, अगर b का मान 0 हो जाएगा, अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर a का मान 0 है तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अगर a का मान 0 आता है तो y बराबर कुछ 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 कुछ, तो यहां रेखा x अक्ष के समांतर होती है। और अगर b का मान 0 है तो x बराबर c बटा a, मतलब x बराबर कोई अचर संख्या, इस कंडीशन में ये y अक्ष के समांतर होती है। तो अगर ऐसा कोई समीकरण दिया है तो यहां y का आगे जो गुणांक लिखा है वो 0 होना चाहिए। y का गुणांक कहां से मिलेगा, तो सर एक y तो यहां से मिलेगा ये वाला, दूसरा ये वाला मिलेगा, इसके आगे लैम्डा भी गुणा है। मतलब कहने का कि माइनस y प्लस लैम्डा गुणा -3y 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब आप इसे एक बार पूरा सरल करके भी लिख सकते हो। बढ़िया अप्रोच ये कि चूंकि हमें y का गुणांक 0 करना है तो y के आगे कब कब कोई संख्या आ सकती है, एक तो यहां से y मिलेगा, दूसरा यहां से मिलेगा, बाकी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपने निकाल लिया कि 1 + 3 लैम्डा y का गुणांक मिल जाएगा और 1 + 3 लैम्डा 0 हो जाना चाहिए। तो लैम्डा का मान -1/3 हो जाना चाहिए। इस प्रश्न में विकल्प नंबर ख लैम्डा का मान -1/3, लेकिन यहां आपको इस चीज को फिर से दोहरा दिया गया है, याद जरूर रख लेना। तो ऑप्शन नंबर ख यहां पर सही है, -1/3। प्रश्न नंबर 4 का बिंदु 1, -2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो अगर दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटेगी तो पहली बात तो यह है कि यह जो रेखा बनेगी है ना, इसकी प्रवणता -1 होनी चाहिए। हमने देखा है कि दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटेगी तो प्रवणता -1 होगी। क्या ये बात ठीक है? इसे आप ना एक मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लो। बराबर अंतःखंड काटना और बराबर लंबाई के अंतःखंड काटना दोनों अलग अलग बात है ना। ये दो ऐसी शब्द है जिनमें उलझाया जा सकता है, इक्वल इंटरसेप्ट और लेंथ ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। देखो, अगर बराबर अंतःखंड है तो अगर ये a,0 है तो ये भी 0,a होना चाहिए। बराबर अंतःखंड का मतलब ये है। अगर ये -a है तो यहां पर भी -a होना चाहिए। मतलब अगर x को माइनस पे काटे तो y को भी माइनस पे काटे, x को धनात्मक पे काटे तो y को भी धनात्मक में काटे। इन केसेस में m का मान -1 होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण में m का मान -1 सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर क और विकल्प नंबर ग में है। m कैसे निकालते हैं? रेखा का समीकरण अगर ऐसे लिखा हो ax + by + c, मतलब x और y दोनों एक साइड हो, c रहे मतलब ये अचर पद रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता। जो संख्या x के आगे लिखी है और जो संख्या y के आगे लिखी है उन दोनों को भाग दे दो। x के आगे 1 लिखा है, y के आगे 1 लिखा है, आगे माइनस चिन्ह जरूर लगा दो। यही होता है ना, ax + by + c = 0 की जो प्रवणता होती है वो a/b होती है माइनस चिन्ह के साथ। तो यहां तो 1 आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा, इन दोनों में माइनस माइनस है। ठीक, ऐसा। अब ऑप्शन नंबर या तो क सही होगा या ग सही होगा। अगर मैं क में 1, -2 रखता हूं तो 1 + -2 1 नहीं होता। यहां रखता हूं तो 1 - 2 + 1 हमेशा 0 होता है। तो विकल्प नंबर ग इस बिंदु को संतुष्ट करता है, या ये बिंदु विकल्प नंबर ग को संतुष्ट करता है। इसीलिए बस विकल्प नंबर ग ही सही है। बिना पेन उठाए हमने हल कर दिया।
ये यहाँ m को निकालने के लिए पेन उठाना पड़ा, लेकिन अगर ये आपको पता है तो आप बिना पेन उठाए आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका समीकरण कैसे लिख सकते हैं? तो अगर अंतःखंड मतलब हल कैसे कर सकते हैं? तो अगर कोई समान अंतःखंड काटती है तो x बटा ए वाई बटा ए बराबर 0 होना एक होना चाहिए। x बटा वाई या x बटा ए y बटा ए को अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया, अंतःखंड रूप है ये। अब आपको पता है कि ये इस बिंदु से गुजर रही है, तो बिंदु को संतुष्ट करा दो, a का मान मिल जाएगा, a का मान -1। तो बस x प्लस वाई बराबर -1 या x प्लस वाई -1 बराबर या +1 बराबर 0। पांचवा प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता हुआ। चलिए, उन रेखाओं के समीकरण जो y अक्ष से -1 इकाई का अंतःखंड काटती है तथा अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है। अब इस प्रश्न में क्या आपको स्पेशल मिला है? उन रेखाओं का समीकरण जो y अक्ष से -1 इकाई का अंतःखंड काटती है, मतलब ये y अक्ष को यहां पर कहीं काटेगी। -1 मतलब यहां हो जाएगा, तो 0,-1 को ये y अक्ष पर काटेगी और अक्षों से बराबर कोण बनाती है। अक्षों से बराबर कोण बनाती है मतलब इसका जो x अक्ष के साथ कोण है और जो y अक्ष के साथ कोण है वो बराबर होना चाहिए। ये दो केस आपको सवाल में दिए गए हैं, सुनना ध्यान से। ऐसा कुछ x अक्ष के साथ कोण और y अक्ष के साथ कोण बराबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, सुनिए मेरी बात, ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, है ना। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होना चाहिए। अच्छा, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। अब इस त्रिभुज के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है। क्लियर है ना? अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 प्लस थीटा 180, तो थीटा बराबर 45। मतलब ये जो कोण है वो 45 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस रेखा की प्रवणता 1 होनी चाहिए। चलो ये तो पता चला। दूसरी रेखा के बारे में बात कर ले। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। उस वजह से ये थीटा भी 45 आ जाना चाहिए, ये थीटा भी 45 आया। लेकिन चूंकि ये थीटा ऋणात्मक x के साथ है, ये 45 अगर है तो ये जो कोण होना चाहिए वो 135 होना चाहिए। और जब मैं किसी भी रेखा की प्रवणता निकालता हूं तो मैं धनात्मक दिशा का कोण लेता हूं, ये वाला कोण नहीं। तो यहां पर m का मान -1 होना चाहिए, ऐसा कुछ। मतलब इस सरल रेखा की प्रवणता या तो 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो क्या आप लिख सकते हैं, आपके सामने दो रेखा है, पहली y बराबर x प्लस c, दूसरी y बराबर -x प्लस c, या इसे C1 और इसे C2 कह दो। मैंने किस समीकरण का प्रयोग किया है? यहां पर दोनों रेखाओं का समीकरण निकालने के लिए मैंने इस समीकरण का प्रयोग किया है, y बराबर mx प्लस c, क्योंकि m का मान तो पता था, निकल गया। c का मतलब क्या है? c का मतलब वो बिंदु जहां रेखा y अक्ष को काटती है। दोनों केसेस में 0,-1 है, तो y बराबर x - 1, y बराबर -x - 1। सो कैन वी से, अपन इसको इधर ले आते हैं, x - y -1 बराबर 0, और यहां से x प्लस y प्लस 1 बराबर 0। तो इन दिस केस x - y -1 और x प्लस y प्लस 1 ऐसे अपने सामने विकल्प ग लिखा हुआ है। क्या? हाँ, बिल्कुल ग लिखा हुआ है। तो ग विकल्प सही होना चाहिए इस केस में, जो कि सही भी है। डन है? तो प्रश्न नंबर 6 का जवाब ये हो चुका है। अब आप देखिए कि किस तरह से हमने बिना ज़्यादा मेहनत के सवाल को हल किया, और यहाँ तो आपको समझाने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप इन सवालों को एक बार खुद से कर लेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक रेखा L इस रेखा के लंबवत है तथा रेखा L व निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है, तो रेखा L का समीकरण कितना है? देखो यार, स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। ये एक रेखा है,
अपन इसे ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। और एक रेखा ऐसी है, इस रेखा के बारे में जानकारी नहीं, मान लेते हैं रेखा कुछ ऐसी है ना। ये रेखा है अपनी, और रेखा का समीकरण है 5x माइनस वाई बराबर 1। एक रेखा ऐसी है जो दी गई रेखा के लंबवत है, ऐसा कुछ। ये L नाम की रेखा है, और आपको ये बोला है कि L नाम की रेखा इस त्रिभुज के साथ जो क्षेत्रफल बनाती है, निर्देशांक अक्षों के साथ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाती है वो 5 है। ये O है, ये A है और ये B है। तो ये आपको 5 के बराबर दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं यार, मान लेते हैं L रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है। क्या आपको पता है कि अगर ये रेखा और ये रेखा दोनों लंबवत है तो इस रेखा की प्रवणता अगर m1 है, इस रेखा की प्रवणता अगर m2 है, तो m1 गुणा m2 माइनस 1 होगा। हालांकि अपन ने इस रेखा की प्रवणता सवाल में m ले ली है, y बराबर mx प्लस c का मतलब है इसकी प्रवणता m है। इसकी प्रवणता m1 निकाल सकते हो, हाँ, जो नंबर x के आगे लिखा है, जो नंबर y के आगे लिखा है, आगे माइनस लगा दो, मतलब m1 का मान 5 के बराबर है। तो m का मान कैसे निकल जाएगा? बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि m1 और m2 या m1 गुणा m, इन दोनों का गुणा -1 होना चाहिए। -1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों रेखाएं लंबवत है। तो m का मान यहां से -1/5 हो जाएगा। कितना? -1/5। तो यहां से मिला y बराबर -1/5 x प्लस c। फिर आपको बोला है कि निर्देशांक अक्षों से ये 5 इकाई का जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल बनता है। तो अपन ये देख लेते हैं ना कि y अक्ष को कहाँ काटती है, x अक्ष को कहाँ काटती है। तो सबसे पहले मैं a बिंदु निकाल लेता हूँ। a बिंदु का मतलब है x अक्ष पर काटा गया बिंदु। उसके लिए y का मान 0 होगा। अगर y का मान 0 होगा तो क्या आप देखोगे, अगर आपने y का मान 0 रखा तो x का मान 5 गुणा c आ जाएगा। c को इधर भेजा, -5 से गुणा कर दिया, बराबर, ठीक है। और अगर b निकालने जाऊंगा तो x का मान 0 रख दो तो 0, c। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? ये लंबाई गुणा ये लंबाई कितना होना चाहिए? 1/2 गुणा 5c गुणा c बराबर 5। इतना ठीक? तो c का मान 2 या c का वर्ग बराबर 2, c बराबर ±√2। तो c के 2 मान आएंगे यार। यहां रख के देखो और फटाफट देखो रेखा का समीकरण क्या आता है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके जवाब चाहिए। तो यार रख के देखो c का मान, बस वहां कुछ नहीं, समीकरण आपके सामने आ चुका है। तो y बराबर -1/5 x प्लस माइनस √2 है ना। c का मान √2, 5 से गुणा कर दो, x को यहां ले आओ तो x माइनस वाई, या फिर उस चीज को यहां ले आएंगे तो द आंसर विल बी, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, है ना। चेक कर लो एक बार यार, 5 से सब दूर गुणा कर दो तो 5y बराबर -x प्लस -5√2। x को यहां लेके आऊंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं x को इधर लेके आऊंगा तो समीकरण बनेगा 5y प्लस x बराबर ±5√2। और ऐसा विकल्प नंबर ख में नहीं दिया है, ऐसा विकल्प नंबर ख में नहीं दिया है। बात तो सही है। x - 5y के लंबवत अगर रेखा होनी चाहिए तो 5y प्लस x बराबर ±5√2 होनी चाहिए। प्लस माइनस वाला ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ख ही करेक्ट होना चाहिए। यहां पर जो चिन्ह है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बस। सो ये हो चुका प्रश्न नंबर 7 समाप्त। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 के बारे में। उस रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता 3 है और जो धनात्मक x अक्ष से 3 लंबाई का अंतःखंड काटती है। देखना, सुनना मेरी बात। रेखा की प्रवणता जो है वो 3 है और धनात्मक x अक्ष से वो 3 लंबाई का अंतःखंड काटती है। ये भी 3 है, मतलब ये जो थीटा है, इस थीटा का tan थीटा जो है वो 3 है। तो क्या आपको पता है y बराबर mx प्लस c बराबर एक समीकरण होता है हमारे सामने जिसका नाम ढाल अंतःखंड रूप होता है। ढाल मतलब रेखा कितना कोण बनाती है या tan थीटा कितना है।
सी मतलब रेखा y अक्ष को कहां काटती है। यहां पर आप x वाला अंतःखंड मत समझ लेना, आपको c का मान 3 नहीं दिया है, लेकिन ये तो दिया है ना कि रेखा एक बिंदु से गुजरती है जिसका मान 3,0 है। अब आप इसे इस रूप से निकाल सकते हो, या आपको ढाल दी हुई है तो ढाल बिंदु रूप से निकाल सकते हो। एक बिंदु दिया है, ढाल दी है, और अगर ये नहीं तो y बराबर m का मान कितना 3x। c के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर ये 3,0 से गुजरती है। अगर ये 3,0 से गुजरती है तो 9 प्लस सी, यहां इस रेखा में रख दो 3,0 को, तो c का मान -1 या -9। सो आपके सामने रेखा आई इन दोनों की मदद से, y बराबर 3x - 9, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया है, तो करेक्ट है फिर क, हमें कोई चिंता थोड़ी ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक बिंदु 3,2 से गुजरने वाली और y बराबर x के लंबवत रेखा का समीकरण क्या है। y बराबर x के लंबवत, y बराबर x की प्रवणता कितनी है, तो मैं आपको मतलब देखिए, प्रवणता निकालने का 2 तरीका है इसका, है ना। इसकी प्रवणता एक तो रट लो अपन कि इसकी प्रवणता 1 होती है। अगर आपको ऐसा दिया है y बराबर x प्लस कुछ भी करके, मान लीजिए c दिया है, तो इस तरह की रेखा की प्रवणता सदैव 1 होती है। ये याद रखने वाली चीज है ना। अगर x और y दोनों अलग अलग जगह और दोनों धनात्मक है तो देखो कैसे, मतलब एक तरीका ऐसे है कि इसको ऐसे याद करके लिख लो कि y बराबर mx प्लस c से तुलना करो, जो x के आगे लिखा वही प्रवणता है। दूसरा, इसे इधर ले आओ, -x प्लस y बराबर 0, x के आगे क्या लिखा है, y के आगे क्या लिखा है, दोनों को भाग देकर प्रवणता निकालोगे तो भी एक ही आएगा। मतलब इस रेखा की प्रवणता 1 है। तो जो इस रेखा के लंबवत रेखा होनी चाहिए उसकी प्रवणता -1 होनी चाहिए। -1 ऑप्शन नंबर क और घ में नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर क और घ में अगर आप m निकालना चाहोगे तो इसका m जो है वो 1 के बराबर है, इसका भी m 1 के बराबर है। x और y के आगे जो लिखा है उनका भाग देके माइनस चिन्ह लगा दो, तो -1 का -1 हो जाएगा, -1 का -1 हो जाएगा। यहां पर जो m है वो -1 है और यहां पर जो m है वो भी -1 है। नहीं चाहो तो बिना ऑप्शन देखे समीकरण तुरंत निकल सकता है। अब देख लो 3,2 किसमें संतुष्ट करता है। 3 + 2 5, 3 + 2 1, नहीं देखो ये दोनों तो वैसे ही नहीं हो सकते क्योंकि m का मान -1 नहीं हो रहा। ये दोनों हो गए क्योंकि 3 + 2 5 है, तो ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है बिना पेन उठाए। डन। सो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ख की। समीकरण कैसे लिखना है तो सिंपल है यार, अगर आपको m का मान पता है तो y बराबर mx + c लिखो ना, तो y बराबर -x + c। अब कुछ लोगों को दिमाग में डाउट है कि सर ये c जो है वो तो वो बिंदु होता है जहां y अक्ष को या रेखा y अक्ष पे काटती है। कोई बात नहीं, होता है, नहीं पता है निकालना कैसे है, तो ये समीकरण इतना तो आया, ये किसी ना किसी एक बिंदु से गुजरेगा। किस बिंदु से, 3,2 से, तो 2 बराबर -3 + c, c का मान 5, तो रख दो यार y बराबर -x + 5 या y बराबर या x + y बराबर 5। डन। सो मैं वही बोल रहा हूं कि ज्यामिति में अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आप सारे सवालों को ऐसे ऐसे उड़ा सकते हो। यदि बिंदुओं a तथा b के निर्देशांक 1,1 और 5,7 हो तो रेखाखंड AB को लंबवत समद्विभाजित करने वाली रेखा का समीकरण कितना है। चलो देखो यार, 1,1, दूसरा 5,7, इन दोनों को समद्विभाजित करने का मतलब है एक ऐसी रेखा जो इन दोनों के मध्य बिंदु से गुजरती है और इनके लंबवत होती है। ये C बिंदु है, हमें इस रेखा का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले कि अगर A और B का मध्य बिंदु C है तो हम C बिंदु को निकाल लें, क्योंकि रेखा के समीकरण के लिए हमें एक बिंदु चाहिए और m का मान चाहिए। m का मान निकाल लेंगे, C चूंकि निकल सकता है, 5 और 1 6/2 तो 3, 7 और 1 8/2 तो 4, तो रेखा 3,4 से गुजरेगी C नाम का बिंदु से।
प्रवणता कैसे निकालें? तो सबसे पहले अपन AB की प्रवणता निकाल लेते हैं, मतलब जो AB रेखाखंड है इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? सिंपल है, y में से y घटा दो तो 7 में से 1 घटाया, x में से x घटा दो, 5 में से 1 घटाया तो 6/4, 3/2। तो अगर ये 3/2 है तो इसके लंबवत जो रेखा है उसकी प्रवणता इसके साथ गुणा करने पर -1 होनी चाहिए, मतलब इसका उल्टा करके माइनस चिन्ह लगा दो। ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर इसकी प्रवणता m है तो इसकी -1/m है, अगर इसकी प्रवणता 3/2 है तो उसका उल्टा करके माइनस लगा दो, इसके लंबवत रेखा की प्रवणता आ जाएगी। तो हमारे पास m भी है, बिंदु भी है, तो क्या बिंदु प्रवणता रूप का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल। y-4 बराबर -2/3 x -3, 3 को यहां गुणा कर दो, 3y -12 बराबर -2x + 6 या 2x + 3y बराबर 18। सो दैट्स इट। प्रश्न नंबर 10 का जवाब नंबर क। अब यहां पर आपसे कोई बोले कि इसमें पता कीजिए कि x अक्ष को कहां काटेगी, तो इस समीकरण को आप ऐसे बदल सकते हैं ना, x/9 + y/6 बराबर 1। x अक्ष को 9,0 पर काटेगी, y अक्ष को 6,0 पर 0,6 पर काटेगी। प्रश्न नंबर 10 भी समाप्त। मतलब एक ही सवाल में अलग अलग तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, डेटा सेम रहेगा, पूछने वाली चीजें बदल जाएगी। यदि बिंदुओं a b c के निर्देशांक क्रमशः -1,5, 0,0 और 2,2 हो तो d बिंदु BC का मध्य बिंदु हो, तो बिंदु B से रेखा AD पर डाले गए लंब का समीकरण कितना है? अभी यहां समस्या है, सुनना ध्यान से। ABC के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, ये A है मान लेते हैं, ये B है और ये C नाम का बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है, तो B और C का मध्य बिंदु D है, जो इन दोनों को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो बिंदु B से, सुनना, रेखा AD पर डाले गए लंब का समीकरण। देखिए AD ऐसी रेखा होगी, अब बिंदु B से रेखा AD पर लंब डालोगे तो जैसे AD रेखा है, बिंदु B से लंब डालोगे तो शायद आपको दिख जाएगा बिंदु B से लंब ऐसे ही डाला जा सकता है, मतलब त्रिभुज के अंदर हो नहीं हो चलेगा, मतलब कोई लोग ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा। ये लंब है, आपको इसका समीकरण निकालना है। अब ये ऐसा प्रश्न देखते ही ना हमारा डर लगता है, काफी डर क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा हमने रेखा का समीकरण छोटा मोटा निकालना सीखा है, प्रवणता निकालनी सीखी है, यही सब सीखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा। तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अगर आप मानक रूप से नहीं निकाल रहे हैं या फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो 2 चीजों के बारे में ही सोचा जाता है। ये मैं पहले लेक्चर से बोलता हुआ आ रहा हूं। पहली चीज ढाल और एक बिंदु, दूसरी चीज 2 बिंदु। जिस रेखा का समीकरण आपको निकालना है, क्या उस पर 2 बिंदु निकल सकते हैं या एक बिंदु निकल सकता है? मतलब बेसिकली आप एक तो ढाल निकाल लो और एक बिंदु निकाल लो। तो हमारे सामने एक बिंदु वाला मामला तो क्लियर है कि ये जो रेखा है वो बिंदु B से गुजर रही है। तो अगर B 0,0 है तो हमें बहुत अच्छी बात है ये, तो फिर भी यार हमें B नाम का बिंदु रेखा पर तो पता चला, ठीक है। अब हमारे दिमाग में 2 चीजें पैरेलल दौड़ेगी कि क्या हम इस रेखा का M निकाल ले या एक दूसरा बिंदु निकाल ले। यही कर सकते हैं ना। दूसरा बिंदु निकालने का यहां कोई तरीका नहीं है। जब लंबवत शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे पता है कि अगर AD और BC या BD जो रेखा या AD जो रेखा है और उसके लंबवत जो रेखा है, इन दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणा -1 होगा। लंबवत शब्द दिया है ना, दिया है लंब का समीकरण। तो मुझे इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि लंब का समीकरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मैं इस चीज का प्रयोग कर सकूं कि यदि AD की प्रवणता M1 है, इस रेखा की प्रवणता M2 है, तो ये दोनों लंबवत होने पर M1 और M2 -1 हो जाएगा।
अब क्या यहां आपको m1 दिया है, m2 तो आपको निकालना है, क्या m1 दिया है, नहीं दिया है। तो m1 निकालने के लिए मैं क्या सोचूं कि अगर मुझे m1 निकालना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ a और d नाम के बिंदु पता होने चाहिए। अगर इस रेखा की प्रवणता निकालनी है तो इस पे 2 बिंदु होने चाहिए, प्रवणता इजीली निकल जाती है। 2 बिंदु में एक बिंदु तो पता है -1,5, डी नाम का बिंदु नहीं पता, और डी के अलावा कोई और बिंदु पता होता तो भी ठीक था, नहीं पता। डी निकाला जा सकता है क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि डी जो है वो बी और सी का मध्य बिंदु है। तो क्या आपको सवाल की सीक्वेंस समझ में आ गई है? सवाल की सीक्वेंस ये है कि आप सबसे पहले बी और सी का मध्य बिंदु डी निकालिए, है ना। देखो सवाल का सीक्वेंस समझ लो, आप सबसे पहले डी निकालोगे, डी निकालने के बाद m1 निकालोगे, m1 का प्रयोग करके m2 निकालोगे, और m2 का प्रयोग करके समीकरण निकालोगे, क्योंकि आपके सामने बिंदु तो है। क्या समझ चुके आप बात मेरी? तो सबसे पहले डी बिंदु निकाल लेते हैं। डी बिंदु क्या है, बी और सी का मध्य बिंदु, 0,0 और 2,2 का मध्य बिंदु, 2 + 0/2 1, और यहां पर भी 1। चलो डी निकला। अब m1 निकाल ले। m1 कैसे निकलेगा सर? डी बिंदु पता है, ये बिंदु पता है, तो किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान लो। तो इसके भी निर्देशांक को अपन x2 y2 और a वाले निर्देशांक को x1 y1 मान लेते हैं। 1 - 5 बटा 1 - -1, तो m1 का जो मान है वो मिला -4/2, तो m1 का मान -2। अगर m1 का मान -2 है तो यहां पर मैं इसका प्रयोग करके m1 निकला, m2 निकाल ले, m2 बराबर 1/2 आ जाएगा। अगर m1 का मान -2 है तो m2 का मान 1/2। अगर m2 का मान निकल गया तो क्या अब आपको पता है कि m2 पता है, इसका एक बिंदु पता है, तो क्या मैं यहां पर रेखा का समीकरण निकाल लूं बिंदु प्रवणता रूप से? बिंदु कितना है, 0 - 0। बिंदु प्रवणता रूप क्या कहती है कि y में से, अगर अब आप इसे x1 y1 मानते हैं तो y में से y1 घटाया मतलब 0, फिर m मतलब 1/2, x में से x1 घटाया, तो y बराबर x/2 या 2y बराबर x। ये इस BC रेखा या B से निकलने वाली AD रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण है। 2y बराबर x या x - 2y बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। फिनिश। ग विकल्प, सी विकल्प कहो या ग विकल्प कहो। प्रश्न नंबर 11 भी यहां पर समाप्त हो जाता है। चलिए यार, बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। बिंदु x डैश y डैश से गुजरने वाली रेखा तथा y डैश बराबर 2ax + x डैश के लंबवत रेखा का समीकरण कितना है? अब लंबवत रेखा का समीकरण निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हमें रेखा की प्रवणता के बारे में पूरी जानकारी हो। इस रेखा के लंबवत रेखा, ये रेखा कौन सी है, ये वाली है। इसके लंबवत एक ऐसी रेखा जो किसी बिंदु x डैश y डैश से गुजर रही है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 1,2 या 3,4 की जगह ये दिया है। इस रेखा की प्रवणता अगर पता चल जाए तो आप इस रेखा की प्रवणता भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस रेखा की प्रवणता निकालने के लिए आपने क्या किया, y डैश बराबर 2ax + 2ax डैश लिख दिया, और अगर आप इसे y को आजाद कर देंगे तो y बराबर 2ay डैश x + 2ax डैश y हो जाएगा। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो कि इनमें m और c क्या है, तो ये y डैश x डैश नाम है ना, ये बिंदु है, मतलब ये कोई एक स्थिर बिंदु है। तो ये तो अब हमने तुलना की इसकी y बराबर mx + c से। अगर इसकी तुलना y बराबर mx + c से की जाए तो वो संख्या जो x के आगे लिखी है वही m है, तो m का मान 2ay डैश। इस रेखा की प्रवणता कितनी आई, 2ay डैश। तो चूंकि ये रेखा इस रेखा के लंबवत है तो इस रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, इसका उल्टा करके माइनस लगा दो, y डैश बटा 2a।
कितना, y डैश बटा 2a, इतना भी ठीक है। इस रेखा की प्रवणता y डैश बटा 2a है और ये x1 x डैश y डैश से गुजर रही है, तो क्या इसका समीकरण y माइनस y डैश बराबर माइनस y डैश बटा 2a x माइनस x डैश होना चाहिए, होना तो चाहिए, है ना। y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, m का मतलब यहां m1, 2a से गुणा कर दो तो 2ay माइनस 2ay डैश बराबर माइनस y डैश x प्लस x डैश y डैश। सब चीजों को एक साइड ले आओ तो y डैश x प्लस 2ay माइनस 2ay डैश माइनस x डैश y डैश। y डैश x सब में दिया है प्लस 2ay भी सब में दिया है, बाकी की दोनों चीज नेगेटिव होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ख। चेक करने का तरीका ऐसे भी होता है, विकल्प नंबर ख यहां सही है, प्रश्न नंबर 12 का। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं BC CA तथा AB के मध्य बिंदु क्रमशः इतने इतने हैं तो भुजा AB का समीकरण कितना होगा? क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखो थोड़ा ध्यान देते हैं अपन, BC CA और AB, तो मैं इसे A मान लेता हूं, ये B नाम का बिंदु है और ये C नाम का बिंदु है। तो A का, अच्छा इन AB बिंदु का जो मध्य बिंदु है, BC बिंदु का जो मध्य बिंदु है वो 1,3 है, ठीक है। और CA बिंदु का मध्य बिंदु 5,4 है, 5,7 है, ठीक है। और AB बिंदु का मध्य बिंदु -5,7 है। तो आपको AB रेखा का समीकरण निकालना है। अब कक्षा 10 का कोई एक रिजल्ट अगर आप यहां प्रयोग में ला सके तो बेटर है, और अगर नहीं तो भी कोई बात नहीं। आपको AB रेखा का समीकरण चाहिए। अगर आप A बिंदु को x1 y1, B बिंदु को x2 y2 और C बिंदु को x3 y3 लिखते हैं तो x1 प्लस x2 बटा 2 -5 के बराबर मध्य बिंदु है ना। इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, फिर इन दोनों का मध्य बिंदु ये है और इन दोनों का मध्य बिंदु ये है ना। तीनों लंबाई अलग अलग है। अब ध्यान से सुनना, अब चूंकि मुझे ऐसे ही इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, x2 प्लस x3 बटा 2 बराबर 1, x3 प्लस x1 बटा 2 बराबर 5। कक्षा 10 को याद करो, वहां पर आपने थेल्स थ्योरम नाम की एक प्रमेय पढ़ी होगी, थेल्स प्रमेय जिसे बोला जाता है ना। तो वहां ऐसा था कि अगर इन दोनों का मध्य बिंदु है और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूं ऐसे, जैसे मान लीजिए ये M नाम का बिंदु है, ये N नाम का बिंदु है, ये M N और P है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर होती है। कक्षा 10 से आप जानते हैं, क्या आपको पता है? क्योंकि है ना, AB रेखा समांतर होती है M और या NP रेखा के। कक्षा 10 में था थेल्स प्रमेय कि अगर ये दोनों अनुपात या ऐसी बराबर होते हैं तो ये अपन कह सकते हैं कि मध्य बिंदु या समांतर होते हैं, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो क्या मैं कह सकता हूं कि AB की प्रवणता, अगर दोनों समांतर है तो AB की प्रवणता, जिसे आप M कह सकते हैं, NP की प्रवणता के बराबर ही है। AB की प्रवणता NP की प्रवणता के बराबर है। NP की प्रवणता कैसे निकलेगी? 7 - 3 बटा 5 - 1 x2 या y2 - y1, y2 - y1 x2 - x1। तो ये आ जाना चाहिए 7 - 3 5 - 1 मतलब 4 बटा 4। सो भाई साहब ये तो आई 1। तो AB रेखा की प्रवणता 1 आनी चाहिए। अब AB रेखा की प्रवणता 1 है। AB रेखा जो है
वो -5,7 से गुजर रही है। तो क्या मैं लिख दूं y-7 बराबर 1 गुणा x प्लस 5, है ना। y-y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। तो क्या इसे लिखा जा सकता है y-7 बराबर x प्लस 5। सब समीकरण को इधर ले आओ तो x माइनस वाई लिखा हुआ है प्लस 12 बराबर 0। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट है। अब मैं इसका लंबा तरीका बताता हूं। लंबा तरीका ऐसा है कि इसे x1 y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर -5, y1 प्लस y2 बराबर बटा 2 बराबर 7, x2 प्लस x3 बराबर बटा 2 बराबर 1 और y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर 3। वैसे ही इनके समीकरण लिख के x1 y1 x2 y2 निकाल लो, या कोई भी, या तो ये बिंदु निकाल लो या ये बिंदु निकाल लो, क्योंकि एक बिंदु तो ऑलरेडी दिया है और वो लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेशन काम है। हमने इसे ऐसे ही लिख दिया सिंपल। कक्षा 10 का रिजल्ट था कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो समांतर होती है ना, थेल्स प्रमेय। सो प्रश्न नंबर 13 भी यहां पर समाप्त होता हुआ। बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1,6 -3,9 और 5,-8 हो तो C से गुजरने वाली माध्यिका का समीकरण क्या होगा। यह सवाल बड़ा आसान है। ये A है, ये B है और ये C है। C से गुजरने वाली माध्यिका का मतलब है ऐसी रेखा जो C से गुजरे और सामने वाली भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ दे। ये C से गुजरने वाली माध्यिका है। अब माध्यिका का मतलब है कि ये जो बिंदु है, अगर इसे D कहोगे तो वो AB का मध्य बिंदु है और वो C से भी गुजर रहा है। C का मतलब 5,-8 है। D बिंदु यहां है, बिल्कुल दिया है। क्या मैं D बिंदु का समीकरण या D बिंदु निकाल सकता हूं। एक और A और B का मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु मतलब A ये है और B ये है, तो D बिंदु -1 -3 बटा 2 मतलब -4 बटा 2 तो -2, 6 -9 -3 -3 बटा 2। तो ये D नाम का बिंदु है, ये D नाम का बिंदु है, ये C नाम का बिंदु है। तो D और C से गुजरने वाली माध्यिका क्या होगी। इसे y1 y1 y2 इसे, या इसे x1 y1 इसे x2 y2। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस -8 तो +8 बराबर -3 बटा 2 -8 तो ये +8, 5 -2 मतलब ऐसा कुछ, और x -5। तो यहां से मिला y + 8 बराबर 2 का वहां गुणा किया तो 16, 16 में 3 जोड़ा -3 जोड़ा तो 13, 13 बटा 2 और यहां 7 x -5। 7 का यहां गुणा किया तो 7y 56 बराबर 13 बटा 2 x -5। 2 का और गुणा कर दो यार, है ना। तो ये हुआ 14y + 112 बराबर 13x -65। सो 13x के साइड सबको ले जाओ। 13x - 14y -65 में 112 और जोड़े जाएं, -65 में 112 और जोड़े जाएं। तो यहाँ ऐसा कुछ उल्टा ही समीकरण आना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ जो शायद कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माइनस है, माइनस बिल्कुल है। तो -65 में -112 जोड़ेंगे तो 47 तो नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा बड़ी संख्या ही आएगी। तो शायद हमने यहाँ कहीं कोई कैलकुलेशन पॉइंट से कोई गलती तो नहीं है। डी जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो -1 -3 बटा 2 तो -4 बटा 2 और ये मिलेगा -3 बटा 2, 5, -8 ये है, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा y -8, ये भी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ से x -5 ये भी सही है। तो यहाँ पर 65 और 112 ये कर रहे हैं 47, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं 13 और -14 ही देखूं तो 13 और -14 वाला ऑप्शन क और ख है। एक बार चेक कर लो फटाफट यार, आई होप कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो यार, मतलब शायद एक बार फिर से अपन चेक कर लेते चीज़ों को।
वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू माइनस वाई वन माइनस 3/2 माइनस माइनस 1, और वाई टू माइनस 2 है माइनस माइनस 5। मतलब यहाँ से कहानी जो है वो बदली गई है यहीं से बहुत कुछ, ठीक है। तो अब उस कहानी को अपन फिर से दोहराएंगे। मेन मुद्दा ये था कि आप x1 y1 किसे मान रहे हैं, x1 y1 ये है, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो माइनस 2 माइनस 5, तो ये मिलेगा y प्लस 8 बराबर 13/14 माइनस यहाँ x माइनस 5, ऐसा कुछ, ठीक है सर। तो यहाँ पर मिलेगा 14y माइनस या प्लस 112 बराबर माइनस 13x प्लस 65। 13x को इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 13x प्लस 14y, और 165 में से ये गया तो बचा 47। मतलब सब कुछ धनात्मक है, 13, 14 और 47। ऑप्शन नंबर ग करेक्ट है, नो इशू, डन। तो बस यही, मतलब ज्यामिति में ना आपको एक ही तरह के सवाल हैं, वही जो सवाल है जो आप देखते हो, और ऐसे ही सवाल आपको बार बार देखने को मिलेंगे। समीकरण वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस डेटा चेंज हो रहा है बार बार। इसमें बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं सरल रेखा में, ऐसा नहीं है। रेखा x/a माइनस y/b के लंबवत तथा उस बिंदु पर जहां यह रेखा x अक्ष को काटती है से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बात डिस्कस की थी। डिस्कस क्या किया था कि अगर कोई रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, अगर आपको इसके लंबवत निकालना है तो मैंने आपको याद रखने का तरीका ये बताया था कि कुछ मत करो यार, कुछ मत करो, जो x के आगे लिखा है और y के आगे लिखा है उनको बदल के किसी भी एक का चिन्ह बदल दो। जैसे नॉर्मली क्या लिखते हैं लोग, bx माइनस ay, और c की जगह आपको जो मर्जी करे वो लिख दो, c2, मतलब कोई c की जगह दूसरी संख्या आ सकती है। तो अगर यहां ऐसा दिया है x/a माइनस y/b बराबर 1, तो आप क्या कीजिए, x के आगे क्या लिखा है 1/a, y के आगे 1/b, इन दोनों को बदल दीजिए तो x/b y/a, और दोनों में से आप किसका चिन्ह बदलोगे, b को माइनस b लिखोगे और a को नेगेटिव करोगे, या b का चिन्ह बदलोगे। चूंकि b नेगेटिव है तो इसका चिन्ह बदलना आसान रहेगा, अपन ने बदल दिया, प्लस c बराबर 0। चिन्ह बदलने वाली कहानी क्या है उसे सुन लो एक बार फिर से। x के आगे 1/a लिखा है, y के आगे माइनस 1/b लिखा है, दोनों को बदल दिया, x के आगे माइनस 1/b, ऐसा कुछ मान लीजिए आपने यहां लिख दिया था इसको। अब आपको दोनों में से किसी एक का चिन्ह बदलना था तो नेगेटिव वाला का बदलो ना यार, पॉजिटिव वाला का क्यों बदलना, ठीक है। सो x/b प्लस y/a, ऐसा समीकरण तो सब में दिया है। अब उसके बाद यह रेखा x अक्ष को कहां काटती है वो देखो, x अक्ष को यह काट रही है a,0 पर, तो यह रेखा a,0 से भी गुजर रही है, ऐसी कुछ। आपसे ये बोला ना कि जहां ये रेखा x अक्ष को काटती है वहां से नई रेखा गुजर रही है, तो रख दो यार मान a/b प्लस 0/a प्लस c बराबर 0, तो c का मान माइनस a/b, तो यहां से समीकरण मिलेगा x/b y/a माइनस a/b, दैट इज द फाइनल आंसर। x/a प्लस y/b माइनस a/b, और माइनस a/b उधर जाकर a/b हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ज्यामिति का 15वां सवाल अपन ने समाप्त किया सरल रेखाओं का। चलो, बिंदु 1,2 से गुजरने वाली तथा रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण कितना है। तो इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण, x के आगे 1 लिखा है, y के आगे भी 1 लिखा है, दोनों को बदल दिया और दोनों में से किसी एक का चिन्ह बदला, y वाले का बदल दो, ठीक, डन है। अब ये कहां से गुजर रही है, 1,2 से, तो लिख दो 1 माइनस 2 प्लस c बराबर 0, c का मान 1, तो फाइनली x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और ऐसा दिया नहीं है, y माइनस एक्स दिया है, तो इसमें फिर से माइनस 1 का गुणा कर दो, तो ये y माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अरे समीकरण में तो आपको देखो जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें y माइनस एक्स है, x माइनस वाई नहीं है, तो अपन ने पूरे में माइनस 1 का गुणा कर दिया, डन। ऑप्शन नंबर ख, प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब। बात करेंगे आगे प्रश्न नंबर 17 के लिए।
एक रेखा बिंदु 3,4 से गुजरती है तथा उसके द्वारा अक्षों से काटे गए अंतःखंडों का योग 14 है, तो रेखा का समीकरण कितना है? तो सबसे जरूरी बात है कि यहां पर एक द्विघात समीकरण टाइप हल करना पड़ेगा आप लोगों को। रेखा 3,4 से गुजरती है, तो अगर आप देखो सबसे पहले तो ऐसे कितने समीकरण हैं जो 3,4 को संतुष्ट करते हैं, है ना? जो भी रेखा 3,4 से गुजरेगी उसमें 3,4 रखने पे आंसर आना चाहिए। रखो 4 3 12 -12, 3,4 इन चारों विकल्पों में रख के देख लो। द्विघात से बचना चाहते हो और लंबा कैलकुलेशन से बहुविकल्पी सवाल बचना चाहते हो तो पहला तरीका अपन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। रखा, संतुष्ट नहीं कर रहा है। रखा 3 चौक 12, 3 चौक 12 संतुष्ट कर रहा है। यहां रखा 3 तिया 9 -4 चौक 16, 9 - 16 24 नहीं होता। यहां रखा तो 3 का वर्ग मिल जाएगा प्लस 4 का वर्ग मिल जाएगा, ये भी 24 नहीं होता। मतलब 4 में से 3 विकल्प तो 3,4 बिंदु को संतुष्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो वो ऐसा अंतःखंड बनाए जिनका योग 14 है या नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ये तीनों रेखाएं तो गुजर ही नहीं रही है 3,4 से, तो ऑप्शन नंबर ख वैसे ही करेक्ट हो गया बिना किसी परेशानी के। अब इसे सॉल्व भी कर लेते हैं तरीके से, है ना? एक बार देख लो। आपको ये बोला है कि एक रेखा 3,4 से गुजरती है, हमने गुजरवा दी, ये रहा। और उसके बाद अगर ये एक्स अक्ष को ए पर काटती है, वाई को बी पर काटती है, तो इसके द्वारा अंतःखंडों में काटे गया जो योग है, जैसे ये a, 0 होगा, ये 0, b होगा। तो इस रेखा का जो समीकरण है वो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। कैसे? अंतःखंड रूप से समीकरण हो जाएगा x बटा a प्लस y बटा b। ये तो ठीक है। अब आपको ये बोला है कि ये रेखा जो है वो 3,4 से गुजरती है, तो अपन ने रेखा में x की जगह 3 और y की जगह 4 रख दिया, क्योंकि हमें a निकालना है या b निकालना है। दोनों ही निकालने हालांकि, पर दोनों में से एक निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रयोग दूसरे में करेंगे। फिर ये बोला है कि a और b जो है, जो अंतःखंडों का योग है वो 14 है, मतलब a प्लस b 14 होने चाहिए। तो b का मान 14 माइनस a, तो बस 3 बटा a प्लस 4 बटा 14 माइनस a बराबर 1 होना चाहिए। अब यहां से एक द्विघात समीकरण बनेगा और a का मान आपके सामने मिलेगा। वो जो a का मान है आप b में यहां रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा, क्योंकि a प्लस b 14 के बराबर है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सो इस तरह से प्रश्न नंबर 17 समाप्त होता हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 18। रेखा 2x माइनस 3y बराबर 1 के समांतर और बिंदुओं 1,3 तथा 1,-7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कितना है? दिखने में सुनने में सवाल थोड़ा अजीब लगता है। रेखा 2x माइनस 3y बराबर 1 के समांतर, तो अगर ये रेखा 2x माइनस 3y प्लस 1 के समांतर है तो इस रेखा का समीकरण होना चाहिए 2x माइनस 3y प्लस c। अगर दो रेखाएं समांतर है तो x और y का गुणांक दोनों का बराबर रहता है। अब और 1,3 और 1,-7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है, तो मान लो ये 1,3 है और ये 1,-7 है, ऐसा। तो इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? 1,3 है ना, ठीक है, ऐसा कुछ। 1 प्लस 1 बटा 2 1, और -7 प्लस 3 -4 बटा 2 -2। तो भाई साहब ये जो बिंदु है वो -2 ऐसा होना चाहिए। तो ये रेखा 1,-2 से गुजर रही है, ये समीकरण होना चाहिए। तो x और y की जगह आप 1,-2 रख दो, तो 2x माइनस 3 गुणा -2 प्लस c बराबर 0। तो 2 प्लस 8 या 2 प्लस 6 बराबर 0, 2 प्लस 6 प्लस c, तो c का मान -8। तो ऐसा समीकरण हो जाएगा ये 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। विकल्प नंबर ख सेकंड वाला 8 इधर है, प्लस में हो जाएगा, करेक्ट, डन। सो आगे बढ़ते हैं। इसे आप इन सवालों को ना आप अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो एक बार दिमाग में जरूर रखना कि हम सवाल को कर कैसे रहे हैं, हम अप्रोच कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अप्रोच जो है वही ज़रूरी है। सवाल में डेटा चेंज होता रहेगा,
पैटर्न चेंज होता रहेगा। सरल रेखा में मानक समीकरणों पर ही खतरनाक सवाल बन जाता है, पर ये यहां नहीं होता, बोर्ड में जेईई वेई में होता है। उन रेखाओं जो 3,-2 से गुजरती है, ठीक है, तथा इस रेखा के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुकी है, उन रेखाओं का समीकरण कितना है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहां आप विकल्प को गौर से देखिए। आपके सामने एक रेखा ऐसी है जो 3,-2 से गुजर रही है और इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब तरीके फिर से दो है, ज्यामिति वाला तरीका मान सकते हैं। ज्यामिति वाला तरीका क्या कि पहले तो इस रेखा की प्रवणता निकाली जाए। ये रेखा है √3x + y = 1। इस रेखा की प्रवणता निकालने का सिंपल तरीका क्या तरीका कि -√3/2 लिख दो, है ना। -√3/2 नहीं, जो x के आगे लिखा है वो और जो y के आगे लिखा है वो दोनों का भाग दे दो। तो m का मान तो -√3 होना चाहिए। m का मान -√3 होने का मतलब है tan θ -√3 होना चाहिए, है ना। मैं आपको ज्यामिति का तरीका बता रहा हूं पहले तो अगर आप देखोगे बड़े ध्यान से तो ये रेखा है जो धनात्मक x अक्ष के साथ ऐसा कोण बना के निकल रही है। ये है माइनस या ये है 60 डिग्री। ऋणात्मक x के साथ -60 डिग्री का कोण बनाना, इस कोण को आप -60 डिग्री बोल सकते हैं। -60 क्यों? क्योंकि इसका जो मापन है वो ऋणात्मक x के साथ हुआ है घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक। तो ये -60 है। अभी के लिए tan θ के केस में इसे लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो कोण है वो 150 है और 150 को लिख सकते हैं 180 - 60, 150 नहीं सॉरी 120, है ना। ये जो कोण है वो 120 है, 180 - 60 और tan 180 - 60 - tan 60 होगा जो कि -√3 होगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि दूसरी रेखा है जो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका x अक्ष है ना, ये x अक्ष है। इधर इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण, क्या ये x अक्ष फिर से बना रहा है? हाँ, बन रहा है। दूसरा, 60 डिग्री इस दिशा में भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होना चाहिए। मतलब अगर एक तो रेखा ये L है, इस L से दो ऐसी रेखाएं जो 60-60 डिग्री का कोण बनाती है, एक तो ये L2 है और दूसरी ये L3 है जो कि x अक्ष या x अक्ष के समांतर रेखा है। x अक्ष के समांतर है, x अक्ष जरूरी नहीं है, x अक्ष के समांतर भी जितनी भी रेखाएं होगी वो इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपके सामने दो समीकरण आए हैं, है ना। पहला तो सर ये वाला, मतलब एक तो ये वाला, यहां से यहां भी 60 डिग्री का कोण बना है, तो ये 60 था, ये 60 था, ये पूरी की पूरी रेखा होनी चाहिए, इसलिए ये भी 60 है। तो क्या आप L3 का समीकरण बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। L3 क्या है सर? L3 x अक्ष के समांतर रेखा है और x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर कोई अचर संख्या k, ठीक। ये 3,-2 से गुजर रही है। अगर ये रेखा 3,-2 से गुजर रही है तो मैंने कहा था कि अगर y अक्ष के समांतर कोई रेखा a, b से गुजरती है तो उसका समीकरण y बराबर b। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है और x अक्ष के समांतर है और a, b से गुजरती है तो उसका समीकरण x बराबर a। यहाँ y बराबर k है तो y बराबर -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ एक समीकरण तो ये आया। दूसरा समीकरण थोड़ा और क्वाइट इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो L2 है वो यहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है धनात्मक x के साथ, तो इसकी प्रवणता तो tan 60 हो जानी चाहिए और tan 60 का मतलब तो √3 है। क्या ये बात भी ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब मैं ना इस रेखा का समीकरण L2 का बड़ी आसानी से लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस रेखा का समीकरण जो है, ये भी रेखा, ये वाली रेखा भी 3,2 से गुजर रही है। 3,2 को अपन यहां मान लेते हैं, 3,-2 से गुजर रही है।
दोनों रेखाएं 3, -2 से गुजर रही थी। पहली रेखा y बराबर -2, दूसरी रेखा 3, -2 से अगर गुजर रही है तो इसका समीकरण कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 मतलब y -2 बराबर √3 x -3 बिंदु प्रवणता रूप। तो y + 2 माइनस √3 x + 3 √3 बराबर 0। x को धनात्मक करोगे तो √3 x माइनस y -2 माइनस 3 √3 बराबर 0। बिना आपने tan थीटा का प्रयोग किए ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर लिया है। क्या ऑप्शन नंबर क सही है? देख सकते हैं आप लोग, सही है। डन। तो ये प्रश्न नंबर 19 यहां हल होता हुआ, पर हम इसे एक बार कोण वाले रूप से भी जरूर हल कर लेते हैं। चलिए, मतलब ये तरीका सब जगह नहीं लगेगा, है ना। तो मैंने सोचा कि एक रेखा ऐसी है, ये रेखा है ऐसी कुछ, जिसकी प्रवणता m जो निकाली अपन ने -√3 निकाली है। दूसरी रेखा है जिसकी प्रवणता m1 मान लेते हैं, जो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है ना। अब अगर 60 डिग्री का कोण बना रही है तो मैंने लिखा tan थीटा बराबर या tan 60 बराबर दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो उसका tan थीटा m - m1, है ना। पहले तो दोनों की प्रवणताओं में से एक में से दूसरे की प्रवणता घटा दो, प्लस 1 दोनों की प्रवणताओं का गुणा कर दो। m1 - m2 होता है, अपन ने m की जगह m1 और m2 की जगह m1 लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan 60 मतलब √3 बराबर 1 m का मान तो या m का मान तो -√3 है, -√3 m1 का मान नहीं पता, और यहां 1 माइनस √3 m1 होगा। यहां से आप जब मापांक हटाएंगे तो प्लस और माइनस 2 चिन्ह लगाएंगे। और अगर यहां से मतलब कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सीख लेनी चाहिए। मापांक के अंदर से अगर आप माइनस चिन्ह बाहर निकालते हो तो वो बिना किसी परेशानी के वैसे ही खत्म हो जाता है। मतलब ये -√3 -m है, अगर यहां से माइनस का चिन्ह बाहर निकालोगे तो मापांक के बाहर आके वो चिन्ह गायब हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, √3 बराबर √3 + m1 और ये 1 माइनस √3 m1। अगर दोनों में से मापांक कॉमन आ रहा था, निकाल के हटा दिया कि मापांक जो है वो माइनस को खत्म कर देता है। तो यहां से जो माइनस निकला उसको मापांक ने वैसे ही खत्म कर दिया। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहां पर प्लस और माइनस नाम के 2 चिन्ह लग जाएंगे। कहां पर? यहां पर। अब इधर गुणा करना पड़ेगा, तो अपन ने यहां गुणा कर दिया, तो प्लस माइनस। अब ये प्लस माइनस में आप एक काम कीजिए, पहले प्लस का चिन्ह ले लीजिए। तो अगर ऐसे लोगे √3 बराबर √3 + m1 और बटा 1 माइनस √3 m1, तो अपन ने इनको यहां गुणा किया, तो √3 - 3 m1 बराबर √3 + m1। ऐसा कुछ। √3 से √3 गए, m1 का मान यहां से आया 0। m1 का मान 0 है, मतलब जो रेखा की प्रवणता है वो 0 है एक केस में। अगर आपने माइनस का चिन्ह लिया तो माइनस चिन्ह लेने पर ऐसा आ जाएगा, अब माइनस का गुणा करोगे तो ये मिलेगा -√3 + 3 m1 बराबर √3 + m1। √3 को उधर पहुंचाया तो 2 √3, m1 को इधर पहुंचाया तो 2 m1, तो 2 m1 बराबर 2 √3, तो m1 बराबर √3। सो इन दिस केस यू हैव 2 ऑप्शंस, m1 बराबर 0 और m1 बराबर √3। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिंदु दी हुई है, तो क्या आप बिंदु प्रवणता रूप लगा सकते हैं? y - y1 बराबर m गुणा x - x1। तो m1 की जगह m की जगह m1 लिख दो, एक बार 0 ले लो, एक बार √3 ले लो, x1 y1 की जगह ये बिंदु रखो, यू विल अगेन गेट द ऑप्शन नंबर ए। ये तरीका वो है जिससे आपको नंबर परीक्षा में पूरे मिलेंगे। वो तरीका पुराना था जो आप ज्यामिति की मदद से कर सकते थे, 6ठी 7वीं 8वीं का कॉन्सेप्ट, सवाल थोड़ा इजी पड़ जाता। चलिए, दोनों केस सही है। मूल बिंदु को -4,5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या है? बड़ा सिंपल है यार।
मैंने आप लोगों को ये बात रटाने की कोशिश भी की है, मतलब बहुत सारी चीजें हमें ना ऐसे ही याद हो जाएगी। -4,5 इधर है, चलो इधर मान लेते हैं, -4,5। ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है उसका समीकरण सदैव y बराबर mx लिखा जाता है। m रेखा की प्रवणता है, तो कुछ नहीं, इस बिंदु को संतुष्ट करा दो। 5 बराबर m गुणा -4, तो बस m बराबर -5/4 इसमें रख दो, खत्म। तो y बराबर -5/4 गुणा x, तो 4y प्लस 5x बराबर 0। तो 4y प्लस 5x बराबर 0, 4y प्लस 5x बराबर 0 ऑप्शन नंबर क में है, जो कि करेक्ट है। तो विकल्प नंबर क यहां करेक्ट होना चाहिए, जो कि करेक्ट भी है। प्रश्न नंबर 20 भी हम लोग यहां समाप्त कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। उस रेखा का समीकरण जो OX मतलब x अक्ष को मूल बिंदु से जोड़ने वाली रेखा, मतलब x अक्ष पर 3 इकाई का एवं OY पर -2 इकाई का अंतःखंड काटती है। अरे यार, ये तो एकदम ना आपको यूं समझो कि हलवा दे दिया है मुंह में, बस आपको निगलना है। 3 इकाई का मतलब -2,3,0, y पर -0,-2। तो इसका समीकरण आपसे पूछा है, तो y -y1 या y -y1 नहीं, x बटा a मतलब x बटा 3 प्लस y बटा b मतलब -2 बराबर x, तो x बटा 3 ऐसा कुछ बराबर 1। सो ऑप्शन नंबर का करेक्ट मेरी तरफ से। आप क्या कहते हो? का सही है? लगा दे ताला, लगा दिया, चलो ठीक है। चलो यार, अच्छी बात है। वैसे अगर आप कमेंट करके जवाब देते रहते हो, अगर कोई डाउट आए ना तो यहाँ ज़रूर पूछ लेना यार। ज़रूरी वो है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो आपको कमेंट कर देना चाहिए कि सर हमें ये दिक्कत है, क्योंकि उस दिक्कत का समाधान करना ही हमारा उद्देश्य है। तो प्रश्न है, बिंदु 3,4 से होकर जाने वाली एवं रेखा 3x + 4y = 5 के लंबवत रेखा। तो पहले अपन डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्कशन क्या कर चुके हैं कि ये जो भी रेखा है, इस रेखा के लंबवत रेखा के लिए आपको कुछ नहीं करना, x और y के गुणांक को बदल दो। तो ये 4x और ये 3y प्लस c लिख दो बराबर 0, और इन दोनों में से किसी एक के आगे माइनस लगा दो। आपने यहां माइनस लगा दिया, ये समीकरण आ चुका। बस c का मान मिल जाए। बिंदु कहां से गुजर रहा है? 3,-4 से। तो 3,-4 यहां रखा, माइनस, अगर अपन 3,-4 x की जगह रखते हैं तो ये ऐसा मिलेगा, -4 मतलब -3 और -4 प्लस c बराबर 0। तो 12 - -12 24, तो c का मान -24। तो ये जो समीकरण है वो 4x - 3y -24 बराबर 0 है, जो कि ना तो इस विकल्प में दिया है ना इस विकल्प में दिया है। तो फिर क्या करेंगे? कुछ और सोचने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस रेखा के जो ऑप्शंस हैं सवाल के, वो 4 ऑप्शंस है। क और ग विकल्प में आपको रेखा का समीकरण व्यापक रूप में दिया, ax + by + c बराबर 0। ख और घ विकल्प में बिंदु प्रवणता रूप में दिया है। हमने व्यापक रूप से आंसर निकाला, अभी बिंदु प्रवणता रूप से निकाल लेते हैं। इस रेखा की प्रवणता कितनी है, या आपने जो लंब रेखा निकाली है उसकी प्रवणता कितनी है? तो इसकी प्रवणता सर जो x के आगे लिखा है और y के आगे लिखा है, भाग देकर माइनस लगा दो, तो इट शुड बी +4/3। m का मान 4/3। ये किस बिंदु से गुजर रहा है? 3,-4 से। तो y -y1 मतलब y -4 बराबर m x - x1 x - 3। सो इट शुड बी इन ऑप्शन नंबर 4। घ विकल्प सही है, सही भी है ना। चलिए, डाउट कमेंट कर दो। बिंदु 1,2 से गुजरने वाली इस रेखा के समांतर रेखा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस रेखा के समांतर रेखा में कुछ नहीं करना, बस c को बदलना होता है।
-1 की जगह c लिख दो, बाकी y बराबर 3x सही है। कहां से गुजर रहा है? 1,2 से। अगर 1,2 से गुजर रहा है तो 2 बराबर 3 गुणा 1 प्लस c। सो c का मान -1। कितना? c का मान -1। तो भाई साहब ये जो रेखा है क्या वो लिखी जाएगी y, ठीक है, बराबर 3x -1 बराबर 0। ऐसा किसी विकल्प में नहीं दिया है, नहीं दिया है। चारों जो विकल्प दिए हैं वो बिंदु प्रवणता रूप वाले दिए हैं। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी है? y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर m का मान 3। तो क्या मैं इस रेखा से गुजरने वाली और 3 प्रवणता वाली रेखा का समीकरण लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ये रहा y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, विकल्प नंबर 3 ग करेक्ट। सिंपल सिंपल सवाल है यार सारे। अब तो -1,1 से गुजरने वाली एवं इसके लंब रेखा, तो अब देखो पहले विकल्प देख लो कौन सा रूप दिया है। तो विकल्प के अंदर बिंदु प्रवणता रूप है, y माइनस कुछ x माइनस कुछ गुणा कोई संख्या, ये बिंदु प्रवणता रूप है। अब बिंदु प्रवणता रूप में हमें लिखना है तो सबसे पहले इस रेखा की प्रवणता x के आगे जो लिखा, y के आगे जो लिखा, भाग देकर माइनस लगा दो। तो इसके लंबवत जो रेखा की प्रवणता होगी वो इसका उल्टा हो जाएगी, 3/2। ऋणात्मक चिन्ह हट जाएगा, माइनस माइनस। तो -1,1 से गुजरने वाली तो y माइनस y1 बराबर 3/2 x माइनस -1, मतलब ऐसा कुछ। तो ऐसा विकल्प किसी में नहीं दिया है क्या? ऐसा किसी विकल्प में नहीं दिया है क्या? y माइनस 1 बराबर 3/2 x माइनस x प्लस 1, 3/2। हाँ, इसकी प्रवणता ऐसी हो जाएगी। विकल्प नंबर क, बस माइनस चिन्ह जो है अगर हम उसके बारे में बात कर ले तो ठीक है सर जी। तो विकल्प नंबर क आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है यार। 2 इधर चला गया ना, माइनस की तो दिक्कत ही नहीं है, 2 इधर चला गया तो 2 गुणा y माइनस 1 बराबर 3 गुणा x प्लस 1। सो दैट्स इट। इस तरह से ये प्रश्न भी समाप्त होता हुआ। ओके, रेखाओं x बराबर 0 तथा y बराबर 0, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 का मतलब है मूल बिंदु। x बराबर 0 ये रेखा है, y बराबर 0 ये रेखा है, और ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है। इस रेखा तथा 2,2 से जाने वाली रेखा। सवाल का मतलब ऐसा है कि एक रेखा है जो 2,2 से गुजरती है और 0,0 से गुजरती है। अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण y बराबर mx होना चाहिए। m का मान नहीं पता, लेकिन चूंकि रेखा 2,2 से गुजरती है तो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी। 2,2 रखा तो यहां से m का जो मान है वो वास्तव में आ जाना चाहिए 1। तो समीकरण y बराबर x हो जाना चाहिए। तो y बराबर x आपका समीकरण ग वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक ठीक। प्रश्न नंबर 26। बिंदुओं -1,0 तथा 1,0 को मिलाने वाली रेखा पर लंब, अच्छा, तथा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। कितना सिंपल सवाल है। a,0 ये रहा, -a,0 ये रहा। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर लंब। अब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो x अक्ष है। x अक्ष के अलावा इन दोनों को अब x अक्ष के लंब रेखा तो बहुत सारी हो सकती है, y अक्ष के समांतर सारी रेखाएं x अक्ष के लंब ही होगी, एवं मूल बिंदु से गुजरने वाली तो ऐसी रेखा जो x अक्ष पर लंब है और मूल बिंदु से गुजरती है, ये y अक्ष ही तो है। तो आपसे y अक्ष का समीकरण पूछा है, बस। y अक्ष का समीकरण होता है x का मान सदैव 0। अगर x का मान सदैव 0 तो विकल्प नंबर 2 ख। 26वां प्रश्न भी यहां पर समाप्त होता हुआ। चलिए, किसी सरल रेखा को दर्शाने के लिए कितने ज्यामितीय प्राचलों की आवश्यकता होती है? तो आपको x और y नाम की 2 चीजों की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन नंबर ख। सरल रेखा x तथा y 2 प्राचलों की आवश्यकता से, आप ज्यामितीय प्राचलों की आवश्यकता से सरल रेखा को निरूपित कर सकते हैं, है ना। हालांकि 3 हो गए तो x y z हो जाएगी, ये भी एक सरल रेखा है, लेकिन ये त्रिविमीय ज्यामिति में है। लेकिन न्यूनतम 2 तो चाहिए, ठीक है। चलो,
ये तो बात ठीक है, लेकिन देखो किसी सरल रेखा को दर्शाने के लिए दो बिंदु की आवश्यकता है, या एक m तथा एक बिंदु की आवश्यकता है। तो बिंदु 1,3 और 5,1 किसी आयत के विपरीत शीर्ष हैं, अन्य दो शीर्षों से होकर जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता 2 है। ये आयत है, इस रेखा के इस आयत के जो शीर्ष है ना 1,3, ये A नाम का बिंदु, ये B नाम का बिंदु और ये C नाम का बिंदु जो कि 5,1 है, और ये D नाम का बिंदु है। अब आपको ये बोला है कि भाई साहब B और D से जाने वाली ऐसी रेखा, ठीक है, इसकी प्रवणता जो है वो 2 है, ठीक है। और जो C नाम का बिंदु है, जो C नाम का बिंदु और A नाम का बिंदु है, मतलब ऐसा कुछ आपको दिया है बस। तो देखो जिस रेखा का समीकरण निकालना है उसकी प्रवणता दी है, एक बिंदु चाहिए, और आयत के बारे में अगर आपको पता हो तो इनके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं बराबर दो टुकड़ों में। तो इसका मध्य बिंदु निकाल लो, इस रेखा पर स्थित भी एक बिंदु मिल जाएगा। अगर A और C का मध्य बिंदु निकालो तो वो B और D रेखा से गुजरता है, वो B और D का मध्य बिंदु भी है पर वो B और D से गुजरता है। तो बस अपन इनका मध्य बिंदु निकाल लो, 5 + 1/2 3, 3 + 1/2 2। तो रेखा का समीकरण y - y1 मतलब एक बिंदु गुणा m x - x1, ऐसा तो दिया नहीं है कहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा m का मान 2 है, m का मान 2 है भाई साहब, तो y - 2 बराबर 2x - 6। तो अगर आप लिखेंगे y बराबर 2x - 4 या 2x - 4 - y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ख में ऐसा लिखा हुआ है, देख लो फटाफट। y को इधर लाए तो माइनस हो गया और ख विकल्प सही भी है। तो प्रश्न नंबर 28 भी इस तरह से हमारा समाप्त होता हुआ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 29 के बारे में। किसी रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड से दुगना है। यदि रेखा 1,2 से गुजरती है तो उसका समीकरण कितना होगा? बढ़िया बात है। सवाल ऐसा है कि रेखा है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का दुगना है, तो अगर रेखा x अक्ष को a,0 पर काटती है और y अक्ष को 0,2a पर काटेगी। अब अंतःखंड रूप से इस रेखा का समीकरण निकालने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। x/a y/b की जगह 2a आ जाएगा, क्योंकि 0,b का मतलब 0,2a हो चुका है। रेखा 1,2 से गुजरती भी है ना। तो सबसे पहले आपने रेखा में सब दूर 2a का लघुत्तम ले लिया, तो ये मिला कुछ ऐसा, ऐसा कुछ ऐसा ही है क्या? ठीक है। अब रेखा 1,2 से गुजरती है। अगर रेखा 1,2 से गुजरती है तो 2 × 1 + 2 बराबर 2a, तो 4 बराबर 2a, यहां 2a का मान रख दो 4, तो 2x + y बराबर 4। प्रश्न नंबर 29 का जवाब नंबर क करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, बात करेंगे 30वें सवाल के बारे में। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को समद्विभाजित करने वाली, ठीक है, तथा इन दोनों रेखाओं पे या इन दोनों बिंदुओं पर लंब, देखो इन दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित करने वाली, ठीक है, और इन दोनों रेखा से होकर जाने वाली रेखा पर लंब। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले तो ये दो बिंदु -1,3 और 5,-1 लिख लो। इन दोनों रेखा पर लंब रेखा, पता नहीं वो समद्विभाजित कर रही है नहीं कर रही है इन दोनों को, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया कि इन दोनों पर लंब रेखा है। इन दोनों बिंदुओं को समद्विभाजित कर रही है, मतलब मान लेते हैं कि ये 2,19 है या -19 है और 6,1 है। इन दोनों रेखाओं को या इन दोनों बिंदुओं को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ रही है ये रेखा। तो इस रेखा का समीकरण निकालने में आपको क्या परेशानी है? मान लो इस रेखा की प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है। चूंकि दोनों रेखाएं लंब है तो m1 × m2 - 1 होना चाहिए।
तो आप m1 निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक, अच्छा ठीक है, ओ हो, ये एक समस्या दूसरी भी है। दूसरी समस्या ये है कि जरूर, मतलब ये जो दोनों बिंदु है ना, जरूरी नहीं इसी रेखा पर स्थित हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेखा ऐसी जा रही है तीसरी, ठीक है, और ये रेखा उन दोनों को समद्विभाजित कर रही है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। जैसे ये वाला केस जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता है, अपन थोड़ा सा इसको गलत ले गए थे। मतलब ऐसा है, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसी है जो ऐसी गुजर रही है, ये दो बिंदु है, 2,-19 और 6,1, तो ये इस रेखा को समद्विभाजित करती है ऐसा। अब आपको निकालना है m, तो सबसे पहले m1 निकाल लें। m1 कैसे निकालेंगे, y माइनस y1, तो 3 माइनस माइनस 1 4, y2 x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 5 माइनस 6, तो ये मिलेगा -2/3। तो यहां से m2 का जो मान है वो 3/2 आ जाएगा। कितना, 3/2। m2 का मान 3/2 आया। ये जो बिंदु है ये इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु है, तो 6/2/2, 6 + 2/2 8, 8/2 4, -19 + 1 -18, -18/2 -9। तो भाई साहब 4,9 से रेखा गुजर रही है, इसकी प्रवणता 3/2 है। तो बस समीकरण लिख दो, y माइनस y1 मतलब y माइनस -9, तो y + 9, 3/2 x माइनस x1 मतलब x माइनस 4। 2 का सब दूर गुणा कर दो यार, तो 2y + 18 बराबर 3x माइनस 12। तो ये हो गया 30 बराबर 3x माइनस 2y। विकल्प नंबर क करेक्ट है। तो इस तरह से हमने सरल रेखा की एमसीक्यू की पहली खेप खत्म कर ली है। 30 सवाल हमने यहां किए हैं और काफी मतलब सिंपल सवाल है, एक ही तरह के सवाल है, एक ही तरह का पैटर्न है। अगर आप इन वीडियोस को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनको और कहीं देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं, www.magnetbrains.com। वहां पर आप सीबीएसई हिंदी माध्यम पर जाइए, कक्षा 11वीं पर जाइए, और जैसे ही कक्षा 11वीं पर जाएंगे गणित विषय क्लिक करेंगे। गणित विषय क्लिक करते ही आपको गणित विषय में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी वो पूरी की पूरी लिखी हुई मिल जाएगी। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं वो सभी यहाँ पर लिखे रहेंगे। जिस भी चैप्टर पर आप क्लिक करेंगे वो चैप्टर जितने वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ है वो वहाँ पर लिखे रहेंगे। आपको जो पार्ट पढ़ना है उस पार्ट पर क्लिक कीजिए, वीडियो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। बाकी आपको पता ही है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को संपूर्ण विषय सभी बोर्ड के मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।